अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों, एक बादशाह थे जो बहुत ज़्यादा रहम दिल थे। मतलब वो उसकी जो रियाया थी, उसके जो सल्तनत में रहने वाले लोग थे, उनको कभी अपने बादशाह से किसी किस्म की कोई शिकायत ही नहीं हुई, उनको कोई तकलीफ ही नहीं थी। इवन कि वो कभी दरबार में, बादशाह के दरबार में कभी कोई शिकायत लेके, कभी कोई रिक्वेस्ट लेके, कोई मसला लेके गए ही नहीं कभी। मतलब इतनी भी ज़रूरत पेश नहीं आई। एक दफ़ा उस बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि यार मैं चाहता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि लोग आएँ, अपना मसला बताएँ, अपनी डिमांड बताएँ, मैं उनका वो मसला हल करूँ, उनकी वो डिमांड पूरी करूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। वज़ीर कहता है हुजूर मसला ही नहीं, किया देते हैं। वो जो वज़ीर होता है वो भी बड़ा मतलब पाकिस्तानी टाइप वज़ीर था। वो जाता है और वो क्या करता है कि वो लोग जब सुबह अपने कामों पे जाते हैं तो उनको एक पुल पर से गुजरना पड़ता है। मतलब उस पुल पर से गुजरेंगे तो फिर वो अपने अपने कामों पे जा पाएंगे। तो वज़ीर क्या करता है, उस पुल के ऊपर टैक्स लगा देता है। अब अगले दिन आके बादशाह सलामत को बताता है कि बादशाह सलामत चलें दरबार लगाएं, देखें कमाल। दरबार लगता है, बादशाह सलामत आके बैठते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, कोई आता ही नहीं है। बादशाह सलामत थोड़ा नाराज़ भी होते हैं। वज़ीर कहता है हुजूर आप नाराज़ ना हो, मुझे एक दिन और मौका दें, देखें मैं क्या करता हूँ। अगले दिन जाके वो क्या करता है जी, वो उस टैक्स को डबल कर देता है, दुगना कर देता है, और फिर आता है बादशाह सलामत के पास। और अगले दिन फिर ये दरबार लगाते हैं, बादशाह सलामत दरबार लगाते हैं। लेकिन वो आवाम जो थी वो भी कोई पाकिस्तानी टाइप आवाम थी। उनको मतलब एहतजाज करना सिर्फ फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर ही आता था। उन्होंने मतलब कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यार कभी रिलेटेड प्लेटफॉर्म पर जाएं और वहाँ पर जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें या अपना मसला बयान करें। बहरहाल अगले दिन भी जो है वो कोई नहीं आता कंप्लेन के लिए। अब बादशाह सलामत गुस्सा होते हैं कि यार ये तुम मतलब क्या मजाक बनाया हुआ है, मैंने तुम्हें काम किया, तुम एक काम दिया तुम्हें, तुम वो भी नहीं कर पा रहे। वजीर कहता है हुजूर बस एक आखिरी मौका दें और अब आप कमाल देखें। वजीर क्या करता है, वजीर जाता है और वो उस टैक्स को ट्रिपल कर देता है, 3 टाइम बढ़ा देता है। मतलब पहले डबल किया था, अब ट्रिपल कर देता है, और साथ में ये एक पॉलिसी लागू कर देता है कि अब जो इस पुल से गुजरेगा वो एक जूता भी खाएगा। ये पॉलिसी देकर आ जाता है। और अगले दिन बादशाह सलामत जो है वो अपने आरामगाह में तशरीफ़ फरमा रहे होते हैं और वज़ीर जो है वो उनके पास भागा भागा आता है, कहते हैं हुजूर आ जाएं और देखें जी कमाल। बादशाह सलामत बड़े खुश होते हैं जी, अपना जो भी होता है उनका वो पहनते हैं और तैयारी वैयारी करते हैं, आते हैं दरबार में बैठते हैं। बहुत सारी अवाम आई हुई होती है। तो वो कहते हैं अच्छा जी बताएं क्या मसला है, एक एक करके आप लोग अपना मसला बताएं। वो सब इकट्ठा बोलते हैं, कहते हैं जी हुजूर वो जो पुल है उसके ऊपर आपने टैक्स लगाया तो वो तो कोई मसला नहीं। अगले दिन फिर आपने वो टैक्स डबल कर दिया, वो भी कोई मसला नहीं। लेकिन अब क्या है कि वो टैक्स ट्रिपल हो गया है, साथ में एक बंदा जो है ना वो हमें जूता मारता है, तब हम वहाँ से गुजरते हैं। तो वो जो टैक्स जो ट्रिपल हो गया वो भी कोई मसला नहीं, और वो जो जूता मारता है वो भी कोई मसला नहीं। लेकिन वो जूता मारने वाला एक है तो हम सब अपने कामों से लेट हो जाते हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो जूते मारने वालों की तादाद बढ़ जाए तो हुजूर हम अपने अपने कामों पे टाइम से पहुंच जाएंगे। कहानी का मकसद आप समझ चुके हैं, मैं बीच बीच में आपको हिंट्स दे रहा था। हमारा मसला पता है क्या है? हमारा मसला ये कि हमें एहतिजाज करना आता है, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या फिर किसी चाय के होटल पर बैठ के। हम कंसर्न जगह पर जाकर अपना मसला बयान ही नहीं करते, सिर्फ बैठ के महंगाई का और टैक्सों का रोना रोते रहते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत जब पीटीए का सिस्टम लेकर आई, जब टैक्सेस सिस्टम लेकर आई, टैक्सेशन का सारा सिस्टम लेकर आई, तो मुझ समय जितने भी यूट्यूबर्स थे पाकिस्तान के, वो सब पाकिस्तानी हुकूमत से बहुत ज़्यादा मुत्तफिक थे, क्योंकि हमें दूर इसके जो असरात थे वो बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे। और नो डाउट उसके असरात आए भी। आज हम देख रहे हैं कि सैमसंग जैसा ब्रांड जो है उस पर भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह मेड इन पाकिस्तान की स्टैंप लगी आती है जब हम उसको अनबॉक्स कर रहे होते हैं। और बाकी जितने ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स आ चुके हैं और कुछ ब्रांड्स अब आने की तैयारी में भी हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये जो टैक्सेस हैं जो अब बढ़े हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। मतलब इतने ज़्यादा टैक्सेस कहीं भी जस्टिफाई करना इसको मेरी नहीं समझ में आता। तो इसके लिए अगर एहतजाज करना है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको लगता है कि एहतजाज करना है तो आप कंसर्न प्लेटफॉर्म पे तो जाएं। हम व्हाट्सएप पर बैठ के ही कहते हैं कि जी मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब से, मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से, मेरी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर साहब से। भाई चीफ मिनिस्टर आपके व्हाट्सएप पे थोड़ी बैठा हुए हैं, वो जहाँ बैठे हैं वहाँ जाएं, अपना मसला लेकर जाएं, अपने मसले को बताएं। आप कोर्ट जाएं, किसी और कंसर्न डिपार्टमेंट जाएं, या तो भाई फिर बोलें मत। यहाँ पर मेरा ये एक नाराज़गी पाकिस्तानी आवाम से। अच्छा, हुकूमत से मेरी क्या नाराज़गी है, एक बड़ा अहम पॉइंट है जिसकी तरफ हमारे काफ़ी यूट्यूबर जो दोस्त हैं उन्होंने वीडियोस बनाई इस पीटीए के टैक्सेशन के हवाले से। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है शायद मिस कर गए किसी ने इस बारे में बात नहीं की। वो ये है कि जब ये टैक्सेशन पॉलिसी आई थी, अगर याद होगा आपको, हम सब ने अपनी वीडियोस में एक बात कही थी कि एक तो ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो किट फ़ोन्स होते हैं उनसे हमारी जान छूट जाएगी, हमें क्वालिटी फ़ोन्स मिलेंगे, ठीक है, जिसकी वारंटी होगी, जिसके पीछे कोई टीम बैठी होगी, लोग बैठे होंगे, उस वारंटी को क्लेम कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, डबल IMEI वाला मसला नहीं होगा। दूसरा इससे ये फ़ायदा होगा कि जो मोबाइल की जो स्नैचिंग का मामला है
ये कम हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल को ट्रैक करना, ट्रेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो स्नैचर्स होंगे वो कहेंगे यार ये मोबाइल स्नैच करके तो हम फंसी जाते हैं, तो इसकी स्नैचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब ये तो ठीक हो गया कि किट फ़ोन आना बंद हो गए या फिर कम हो गए, हम कह सकते हैं। ये भी ठीक हो गया कि काफ़ी ब्रांड्स जो है वो पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर या फिर असम्बल्ड करने लगे और उस पर मेड इन पाकिस्तान की स्टैंप लगाने लगे। और इंशाल्लाह अनकरीब मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत जल्द हमारे इस रीजन में मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन्स एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो जाएंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग वाला मामला है या फिर मोबाइल फ़ोन चोरी वाला मामला है, उसमें अब तक गवर्नमेंट ने 1% भी काम नहीं किया। मतलब किसी भी तरह अगर आपका मोबाइल फ़ोन छिनता है, आपको ट्रैक करने के लिए वही पुराना घिसा पिटा FIR लॉन्च करनी पड़ेगी और जाना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ठीक है, टैक्सेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा भी दी है तो कम से कम इस सिस्टम को लेकर आना चाहिए, इस तरह का एक सिस्टम लेकर आना चाहिए जिसमें अगर किसी का मोबाइल फ़ोन स्नैच होता है या फिर चोरी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से उसको लॉक करे, फिर अगर वो उसको मिलता है तो वो इतनी ही ज़्यादा आसानी से उसको अनलॉक करे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है को कुछ इस तरह की एक मखसूस फोर्स बना दी जाए, खास तौर पर कराची की अगर हम बात करें, कराची में स्नैचिंग का जो रेशो है वो पूरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि अब तो वीडियोज़ भी बनने लग गई इस हवाले से। तो इस तरह की स्पेशल फोर्स बननी चाहिए जो स्नैचिंग के सिस्टम को देखें कि अगर किसी यूज़र ने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की है और अपने मोबाइल फ़ोन को बंद करने की रिक्वेस्ट की और वो उस पर फ़ौरन अमल दरामद हो और उसके बाद वो हमेशा के लिए ट्रैकिंग पर लग जाए। ये नहीं है कि एक हफ्ते के लिए ट्रैकिंग पर लगा और उसके बाद ख़त्म हो गया। अभी पिछले दिनों एक न्यूज़ आई, शायद आप लोगों ने भी देखी हो, कि एक बहुत बड़ा ग्रोह जो है ना वो पकड़ा गया। वो ग्रोह क्या करता था कि स्नैच हुए हुए मोबाइल फोन को अफगानिस्तान स्मगल करता था। मतलब इससे पहले मैं ये सोचता था कि ये स्नैच हुए मोबाइल फोन का करते क्या होंगे यार। जैसे बाइक्स, मोटर बाइक्स या कार जब स्नैच होती हैं तो उनके पार्ट्स को मार्केट में बेचा जाता है, तो क्या मोबाइल फोन के पार्ट्स को बेचा जाता होगा? कितने की बिकती होंगी? ठीक है, बोर्ड तो उसका बिक नहीं सकता क्योंकि IMEI जाहिर सी बात है वो तो पकड़ा जाएगा। बाकी पार्ट्स बची क्या, और वो कितने की बिकती होंगी? 100-200 रुपए की। तो अब ये जब एक न्यूज़ आई भी पिछली दोनों, शायद आप लोगों की नज़र से भी गुजरी, और मेरे पास अगर कोई क्लिप वगैरह होगा मैं कोशिश करूंगा यहाँ स्क्रीन पे शेयर भी कर दूं आपसे। वहां पे ये पता चला कि एक ग्रोह ऐसा पकड़ा गया जो स्नैच हुए मोबाइल फोन को स्मगल करता है अफगानिस्तान। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी मोबाइल फोन्स हैं ये पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में स्मगल होते हैं। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है कि आपने इंपोर्ट वाले जो फ़ोन, मतलब है कि इंपोर्ट के बजाय स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहे थे, किटों की शक्ल में पाकिस्तान में बिकते थे, उसके लिए आपने पॉलिसी बना ली। लेकिन जो स्मगल होकर छिन के स्मगल होकर जा रहे हैं उनके लिए क्या पॉलिसी बनाई? उनके लिए तो आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ठीक है, आपने अव्वल तो टैक्सेशन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी हो कि अगर कोई बंदा फ़ोन लाना चाहे और उसको टैक्स पे करके यूज़ करना चाहे तो वो गवर्नमेंट को टैक्स तो दे रहा है ना, तो एक रीजनेबल टैक्स हो और उसके बाद वो उसको इस्तेमाल कर सके। दूसरी चीज़ ये है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमारे मुल्क को ख़ास तौर पर कराची शहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये है कि स्नैच हुए हुए मोबाइल फ़ोन, चोरी हुए हुए मोबाइल फ़ोन, इनके लिए बाकायदा एक पॉलिसी बनाई जाए। कोई भी मोबाइल फ़ोन छिने, कोई ऐसा मैकेनिज्म, जितना अच्छा मैकेनिज्म PTA के लिए बनाया गया है, इस तमाम सिस्टम को जो रेगुलेट किया गया, इसी तरह का इसको भी रेगुलेट किया जाए कि जिसका फ़ोन स्नैच हुआ वो बाकायदा बहुत ही आसानी के साथ, जिस तरह आसानी से हम PTA का टैक्स पे कर सकते हैं, इतनी ही आसानी के साथ अपने इस मोबाइल फ़ोन की शिकायत का भी इंदराज कर सकें, साथ ही उसकी ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट भी कर सकें, और वो इतनी ही तेज़ी से ब्लॉक हो जाए जितनी ही तेज़ी से PTA का टैक्स के बाद वो चंद घंटों में एक्टिवेट हो जाता है या फिर आप कह लें रजिस्टर्ड हो जाता है, और उसके बाद वो हमेशा के लिए ट्रैकिंग पर लग जाए। और जब भी उसमें कोई मोबाइल फ़ोन में सिम लगे उसके बाद उसको ट्रैक किया जाए, रिकवर किया जाए, और फिर इतनी ही आसानी के साथ जो कंज्यूमर है या जो यूज़र है आप कहते हैं, वो अपने उस मोबाइल फ़ोन को फिर से ट्रैकिंग सिस्टम से हटा सके, रिमूव कर सके और पहले की तरह अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर सके। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये जो अभी मैंने जिक्र किया कि अफगानिस्तान मोबाइल फ़ोन स्मगल होते हैं, इसको भी रोका जाए। हो सकता है हुकूमत इस हवाले से कुछ सोच रही हो और ये जो ग्रोह पकड़ा गया ये हो सकता है उसी का पहला कदम हो। तो अगर ऐसा है तो मैं एक चीज़ यहाँ पे और वाज़ेह कर दूं कि हम बहुत ज़्यादा लेट हैं। से हम कई साल, जो हमारी टैक्सेशन पॉलिसी है उसको स्टार्ट हुए हुए कई साल हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कोई 3 साल तो हो, 2.5 से 3 साल, 2.5 साल तो हो गए मैक्सिमम अगर हम देखें। तो अभी हम अगर इब्तिदा कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं, तो हमें बहुत तेज़ी से इस पर काम करना होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें करना होगा। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये स्टोरी जो कहानी मैंने सुनाई इसके ऊपर गौर कीजिएगा और अपने आप को ऐसा पाकिस्तानी बनाएं जो एहतिजाज सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर ना रिकॉर्ड करे, बल्कि कंसर्न जो डिपार्टमेंट है या फिर जो पर्सन है, जो ऑफिसर है या फिर कोई भी है,
उसके पास जाके वहाँ पे हम दरख्वास्त दें और जाके हम अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराएं, तो वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि हम फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। इसके अलावा जो 2 पॉइंट्स और मैंने आप लोगों से शेयर किए, एक ये कि यहाँ पे जो स्नैचिंग या फिर थेफ्ट सिस्टम कोई ऐसा एंटी थेफ्ट सिस्टम या फिर एंटी स्नैचिंग सिस्टम कोई होना चाहिए, इतना ही आसान जितना पीटीए का रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। इसके अलावा जो इंपोर्ट के बजाय स्मगल होकर मोबाइल फ़ोन आते थे पाकिस्तान में, उसकी रोकथाम के लिए तो नो डाउट पाकिस्तानी हुकूमत ने, एफबीआर ने और पीटीए ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो स्मगल होकर मुल्क से बाहर जाते हैं उसके लिए क्या किया, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। क्या राय रखते हैं आप, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद है ये वीडियो एक छोटी सी काविश है जो आप लोग पसंद करेंगे और इसमें क्या मज़ीद इजाफा हो सकता है अगर आप समझते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।